हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, आप लोग को पता ही है टाइम एंड टेंस हम लोग ख़त्म किए थे अ मिरर ऑफ कॉमन एरर का। तो आज फिर से हम लोग अ मिरर ऑफ कॉमन एरर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और टाइम एंड टेंस का अगर वीडियोज़ आपको देखना है तो चैनल पे जाएं और वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे लगभग 5 वीडियोज़ हैं टाइम एंड टेंस के, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर के कंप्लीट एनालिसिस है उसका, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप अपना तैयारी को एक बूस्ट रूप दे सकते हैं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिंटेक्स, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे अ मिरर ऑफ कॉमन एरर के लगभग 50 क्वेश्चन हैं और उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बारे में जो भी रूल्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर कंप्लीट इस चैप्टर को करना है तो आप एक बार उस रूल को हो सके तो नोट कर ले या फिर अपने मन में बैठा ले, क्योंकि ये सारे स्पेसिफिक रूल्स हैं और इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट। हालांकि चैप्टर को शुरू करने से मैं पहले कुछ बता देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली इसका मतलब ही है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ये मतलब होता है बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है बेसिकली, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, ये बेसिकली बताता है। और इसका नाम सिंटेक्स इसलिए भी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब भी सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हो सकता है, उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन भी आ जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 miles beyond the pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस को समझते हैं क्या कह रहा है। 2 miles beyond that pasture, pasture का मतलब बेसिकली होता है ग्रासलैंड बोल सकते हैं, चारागाह जहाँ पे जानवर चरते हैं। ठीक है, 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle, 100 से भी अधिक कैटल बेसिकली पालतू पशु होते हैं, इंक्लूडिंग सम लैम्प्स। लैम्प्स मतलब भेड़ या बकरी के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं मेमना इन हिंदी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lamb। इसका मतलब क्या बेसिकली हो रहा है कि ग्रासलैंड से 2 माइल की दूरी पे या उसके आसपास के एरिया में देखे गए 100 या उससे अधिक कैटल्स यानी कि मवेशी पशु और लैम्प्स यानी कि मेमने, ऐसा सेंटेंस हमारा बता रहा है। तो अगर बी पार्ट में बात करें तो वॉच जो वर्ब है वो बेसिकली किसके लिए आया है, हंड्रेड्स ऑफ कैटल। और हंड्रेड्स ऑफ कैटल क्या एक प्लूरल क्वांटिटी को दिखा रहा है ना, ये हंड्रेड्स ऑफ कैटल का मतलब सिंगुलर तो है नहीं, ये प्लूरल है। और इसके लिए जो वर्ब आएगा वो वॉज नहीं होगा, इसके लिए क्या आएगा, वर्ड आएगा। अगर बात करें फर्स्ट नंबर की तो ज़्यादा सुटेबल मेरा यहाँ पे वर्ड हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ और, हम लोगों ने बचपन से इस चीज़ को सीखा है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम लोग ने अभी तक सीखा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इन्वर्जन का केस हो रहा है ना। एक रूल मैं आपको बताता हूँ, रूल क्या है, इन्वर्जन होता क्या है बेसिकली, इंग्लिश में एक टॉपिक ही है लॉ ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, लॉ ऑफ इन्वर्जन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉ का मतलब नियम ही होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एडवर्ब हैं बेसिकली, जैसे सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, ये सब जो वर्ड्स हैं ना, ये बेसिकली जब सेंटेंस में इनसे शुरुआत होती है वर्ड्स में, एक सेंटेंस के अंदर अगर स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इन सब से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस चीज़ को नहीं फॉलो करके हम लोग फॉलो करते हैं वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, है ना, इन तरह के जो भी जो वर्ड्स होते हैं वो जब सेंटेंस के आगे आते हैं, यानी कि इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्या होता है, इन्वर्जन का केस बनता है, यानी कि वर्ब पहले आएगा फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, कभी 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 कभार, एक्चुअली ये निगेटिव सेंस देते हैं। तो सेल्डम डिड इट रेन,
सेल्डम डिड इट रेन, ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है, मतलब कभी कभार यहाँ वर्षा हो पाती थी या होती थी। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस देख लेता है यहीं पे, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। होता क्या है कि अगर सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो, ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने दो सेंटेंस लिखा, आप इसको समझिए। सेल्डम डिड इट रेन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, उसके बाद हमने क्या बोला, वर्ब पहले और उसके बाद सब्जेक्ट, है ना। लेकिन दूसरे केस में हम देख रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ रहा है और सेल्डम आ रहा है बाद में। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि हमारा यह स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, फिर हम लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कब कब यूज करना है लॉ ऑफ इन्वर्जन, जब सेंटेंस की शुरुआत हो सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, इन सब से। अगर नहीं, यहाँ पे तो सेंटेंस की शुरुआत इट से हो रही है तो फिर सेल्डम आया बीच में, स्टार्ट सेल्डम से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फिर हम लोग किस चीज को अपनाएंगे, ये सब्जेक्ट, फिर ये मेरा वर्ब और प्लस आगे जो भी ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड जो भी होते हैं। तो ये बिल्कुल एक सही फॉर्मेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इससे, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इट इज नोटिस्ड दैट द इलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। अब देखिए सेंटेंस में अगर हम लोग शुरुआत में ही देखें, इट इज नोटिस्ड दैट द इलाइट क्लास, एक्चुअली इलाइट क्लास जो है ये पूरा एक समूह को दिखा रहा है, पूरा एक ग्रुप, जैसे मिडिल क्लास, इलाइट क्लास यानी कि मध्यम वर्ग, ऊंची जाति, नीची जाति, ऐसा होता है ना। पूरा एक जाति का मतलब क्या है, पूरा एक कम्युनिटी को दिखा रहा है। और एक्चुअली ये सिंगुलर होते हैं, है ना, ये बेसिकली सिंगुलर होते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है बेसिकली। ठीक है, तो इनके साथ जो वर्ब, चूंकि ये बिल्कुल सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा। आसान सा रूल है इसमें, आपको याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बिल्कुल फर्स्ट रूल है ये, क्या कि अगर सेंटेंस की शुरुआत प्लूरल सब्जेक्ट से हो रही है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, है ना, उसके बाद नाउन्स आएंगे वो भी प्लूरल्स होंगे, इस तरह से। और अगर सिंगुलर है तो फिर बाकी सब भी आगे के जो भी होंगे वर्ब्स या फिर उसके प्रोनाउन, वो सारे के सारे सिंगुलर होंगे। ठीक है, तो अगर देखें सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे हमारा जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट में कुछ नहीं, बस यहाँ पे करना है द इलाइट क्लास हैज़, क्योंकि ये पूरा एक सिंगुलर कम्युनिटी को दिखा रहा है ना, तो कर देंगे द इलाइट क्लास हैज़, और ये सही हो गया बिल्कुल। ठीक है, बस ये छोटा सा कंसेप्ट था, यहाँ पे बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, तो आपको याद रखना है इलाइट क्लास, मिडिल क्लास, ये सारे के सारे देखने में तो हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन ये बेसिकली सिंगुलर है क्योंकि एक कम्युनिटी को दिखाते हैं। ठीक है, तो इलाइट क्लास और उसके लिए जो परफेक्ट वर्ब है वो है हैज़। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को। रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द इल्डेस्ट सन ऑफ एन एसटीओ। ठीक है, अब देखिए ए पार्ट में अगर देखें, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपको ध्यान में रखने, उन्हें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो, जैसे कि उन वर्ड्स को मैं लिख देता हूं कौन कौन है। जैसे हमारा ये फर्स्ट हो गया एज वेल एज टुगेदर विथ accompanied by, in addition to, like, unlike, except या बट, है ना, इस तरह के जो भी ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, जब ये सेंटेंस में बेसिकली होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, और जब कभी भी ये मिलके किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ें तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, इन सब के साथ जो वर्ब आएगा, एक्चुअली इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। आपको इस बात को याद रखना है,
मैंने पहले भी कहा कि जो भी रूल्स इन सारे क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिए, नोट करिए या जैसे भी, लेकिन ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और यही एग्जाम में बेसिकली रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन सब रूल पे बेस्ड ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई ब्रदर along with his friends, my brother along with his friends is going on a tour। देखिए क्या बोल रहा है सेंटेंस, माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड इज गोइंग ऑन अ टूर। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है मेरा माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, यानी कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहा है, नहीं कि जा रहे हैं, मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहा है, ऐसा ही बोलेंगे ना। यानी कि मेन जो यहाँ पे फोकस हो रहा है वो आ रहा है पहले सब्जेक्ट पे, यानी कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ टूर पे जा रहा है। तो माई ब्रदर फर्स्ट सब्जेक्ट यही है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब होगा माई ब्रदर के लिए इज आएगा, है ना। तो बस यही चीज इस क्वेश्चन में हुआ है। रीतू एज वेल एज, है ना, यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं एक्चुअली along with, इसमें ऐड कर देता हूँ मैं along with भी, along with, ये कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। ठीक है, और जब भी आपको ऐसे दिखे तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपको जाना है, वर्ब चूज करना है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। रीतू एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, या कि रीतू अपने कुछ दोस्तों के साथ हैव फॉलन लव विथ सोनू। तो हैव फॉलन लव, हैव तो है प्लूरल, तो उसको करेंगे क्या, सिंगुलर, क्योंकि रीतू के अनुसार हैज होगा। रीतू के अनुसार क्या होगा, हैज। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका आंसर, रीतू के अनुसार होगा हैज, और ये है मेरा पार्ट बी, सॉरी सी, और सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। यानी कहने का सेंस है इसका कि दिल्ली से पब्लिश होने वाले मैगजीन के लिए, एक पॉपुलर मैगजीन के लिए, मतलब मोर देन वन सक्सेसफुल, मतलब एक से ज़्यादा कैंडिडेट का जो वहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे उनका मतलब इंटरव्यू लिया गया। ये बता रहा है बेसिकली कि दिल्ली के एक मशहूर मैगजीन, लोकप्रिय मैगजीन के लिए एक से ज़्यादा कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया गया, ये बता रहा है। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हो रही है मोर देन वन से। देखते हैं मोर देन वन का क्या केस है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, मोर देन वन, उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आए, उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए समझते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। अब एक एग्जांपल पहले मैं देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा मोर देन वन बॉयज इज एब्सेंट। इसका कहने का सेंस है कि किसी क्लास में एक से ज़्यादा बच्चे अनुपस्थित हैं, ये बता रहा है। अब इस चीज़ को क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव, यहाँ तो मैंने लिखा कि सिंगुलर वर्ब होता है, तो फिर हैव तो प्लूरल वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि बी पार्ट में हम अगर करेंगे हैज़ टेकन, तो ये मेरा ज़्यादा सही है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो, जैसे ये तो स्ट्रक्चर था, इसमें सिंगुलर वर्ब आया, अगर कभी ऐसा हो कि मोर और उसके बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके बाद है देन वन, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे मैंने लिखा मोर बॉयज देन वन, तो फिर लिखना पड़ेगा मुझे हैव एब्सेंट, या एब्सेंटेड, या कम लिखता हूं
कम ही होता है प्लस V3। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ था मोर देन वन एक साथ और उसके बाद था सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट, तो फिर सिंगुलर वर्ब आया। मोर देन वन ये था हमारा, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये मेरा मोर देन वन, ये सिंगुलर एक्चुअली यस मैंने लगा दिया था, तो बॉय इज अब्सेंट, तो ये सही है। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मोर और उसके बाद वर्ब आ रहा है प्लूरल, फिर आ रहा है देन वन, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, और इसको पढ़ते हैं। इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ द गॉर्जियस बिल्डिंग built on such a spacious and beautiful campus? Is there any difficulties in disposing of the gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus? अब देखिए अगर बात करें देयर की, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ये जो देयर है ना, जब एज ए सब्जेक्ट आता है तो देयर का कोई फिक्स, मतलब इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर, जैसे सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन देयर का कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। ठीक है, ये अपने बाद आने वाले, जो उसके बाद ऑब्जेक्ट आए या उसके बाद नाउन आए, उसके जो भी मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार ये डिसाइड होता है। जैसे हम लोग, अगर एग्जाम्पल लिखता हूं, ऐसे हम लोग लिखते हैं, देयर इज अ फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट सिंगुलर था तो इसके लिए इज आया। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिखूं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, सब जानते हैं 5 तरह के नाउन होते हैं, बचपन से ही हम सब लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे 5 काइंड्स ऑफ नाउन, एक से ज्यादा प्लूरल है तो उसके लिए क्या आ गया, आर आ गया, प्लूरल आ गया, है ना। मतलब मेरा कहने का एक छोटा सा सेंस है कि देयर का अपना कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि आप इसको बोल सकते हो कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है अपने बाद आने वाले ऑब्जेक्ट पे। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, इज देयर एनी डिफिकल्टी। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है हमारा इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में तो ये होता है सबसे पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, तो डजंट मैटर, ध्यान देते हैं देयर। और यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो क्या लिखते हैं, देयर आर एनी डिफिकल्टीज लिखते हैं, क्योंकि डिफिकल्टीज क्या है, प्लूरल है, डिफिकल्टीज प्लूरल है और उस पर डिपेंड कर रहा है देयर। जैसा मैंने आपको बताया कि देयर का अपना कोई नंबर नहीं होता, वो डिपेंड करता है अपने ऑब्जेक्ट या अपने आने वाले बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो भी हो उन पे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम इज देयर एनी डिफिकल्टीज नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, आर देयर एनी डिफिकल्टीज, यानी कि ए पार्ट में इज को अगर आर में बदल दें तो ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आर देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस, ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर आर fatally injured in the train accident which occurred last night near the railway crossing। बता रहा है बेसिकली कि जो लीडर थे वो अपने फॉलोअर के साथ बुरी तरह से, फर्टली मतलब होता है डेंजरस, बुरी तरह से इंजर्ड हो गए इन द ट्रेन एक्सीडेंट, यानी कि रेल दुर्घटना में, जो कि कब हुआ, लास्ट नाइट। कहाँ, नियर द रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल दुर्घटना में मंत्री यानी नेता अपने फॉलोअर के साथ बुरी तरह से जख्मी हो गए। अब देखिए अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने रूल पढ़ा कि कभी भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, accompanied by, in addition to, like, unlike, except, but, इन सब से जुड़े अगर, तो हमेशा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट को, यानी कि जो हमारा वर्ब आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ठीक है, कभी भी अगर क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, सेंटेंस अगर एज वेल एज, accompanied by, and in addition to, along with, like, unlike, है ना, इस तरह के जो भी हैं, अगर इनसे हमारा सब्जेक्ट जुड़े, दो सब्जेक्ट अगर आपस में जुड़े, तो हमेशा जो वर्ब होता है वो क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है हमारा। ठीक है,
याद रखिएगा रूल्स मैं एक बार लिख दिया, बार बार आप इसको एक बार याद रखेंगे तो फिर दोबारा रूल्स लिखने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर, और उसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो आ रहा है आर। तो हम तो द लीडर के अनुसार अगर वर्ब यूज करें तो इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल वर्ब है वो क्या है, इज हो जाएगा। आर नहीं करेंगे, अगर आर लिखा हुआ है तो ये गलत है और इज बिल्कुल सही है ना। तो हमारा जो एरर था वो था बी पार्ट में, ठीक है, और उसको हम लोग कर देंगे इज, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजोरिटी। अब देखिए कई बार ऐसा होता है आपको एग्जाम में मतलब माइंड कन्वर्ट कराने के लिए आपको लंबे सेंटेंसेस ही मिलेंगे, 2-3 सेंटेंस बिल्कुल लंबा सा होता है, लेकिन कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, जो आपने पढ़ा है वही होता है बिल्कुल, है ना। वो बस दिमाग को घुमाने के लिए देखते के साथ कि ओ माय गॉड अब कैसे होगा, इतना लंबा सेंटेंस, कहाँ सब्जेक्ट कहाँ वर्ब, ये ढूंढने में कठिनाई होती है। लेकिन अगर प्रैक्टिस है और कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं, आपको पता है कि कहाँ पे सब्जेक्ट है। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट कहीं और है तो हो सकता है उसका वर्ब दूर हो, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इससे कोई मतलब कंसेप्ट क्लियर है तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट कई बार सब्जेक्ट के बाद हम लोग जानते हैं कि वर्ब आता है, लेकिन बीच में अगर कोई क्लाउज आ जाए तो वर्ब कई बार चला जाता है लास्ट में या नीचे चला जाता है, और उस चीज़ को हमें समझना पड़ता है। अब जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर, एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट सिंगलर है, द रिक्वेस्ट की बात हो रही है, बेसिकली सिंगलर है। ऐसे भी द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर ऑफ से जब जुड़ता है ना दो नाउन, तो पहले वाले के अनुसार चलते हैं हम लोग। ऑफ से जब दो नाउन जुड़ता है तो पहले वाले नाउन के अनुसार हम लोग चलते हैं, यानी कि द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स, तो वर्कर्स को भी छोड़ते हैं, रिक्वेस्ट सिंगलर है, वर्कर्स प्लूरल है, तो पहले वाले के अनुसार चलेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट के अनुसार चलेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या आया है, इसके बाद बीच में आ गया है क्लाउज, क्या, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर यूनियन, और उसके बाद सेंटेंस है दैट, यानी कि देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। अब ये बीच में एक क्लाउज आ गया और फिर उसका वर्ब आ रहा है वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजोरिटी, ठीक है। ऐसा है ये हमारा सेंटेंस, देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट शुरू में और उसके बाद बीच में आ गया है क्लाउज और फिर वर्ब चला गया नीचे। तो सेंटेंस ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, ताकि कई बार आप घूम जाओ कि अरे सब्जेक्ट वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट है यहाँ, तो वर्ब कहाँ गया, ये ढूंढने में और टाइम लग जाता है, फिर हम लोग उसको स्किप करके चले जाते हैं, है ना। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, क्या, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स, ये हो गया, हम बोले रिक्वेस्ट के अनुसार चलेंगे क्योंकि ऑफ से दो नाउन जुड़ता है तो पहले वाले के अनुसार, तो रिक्वेस्ट हो गया सिंगलर। अब देखते हैं वर्ब को, दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, ये क्लाउज खत्म, और उसके बाद वर सपोर्टेड, तो वर है क्या, प्लूरल है, वर है प्लूरल। अगर रिक्वेस्ट की बात करें तो ये अगर सिंगलर है तो इसके लिए जो वर्ब आएगा, अगर सिंगलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगलर वर्ब होगा, तो वॉज यूज करेंगे, वेयर नहीं यूज कर लेंगे, क्या यूज करेंगे, वॉज, और ये हो गया बिल्कुल सही। तो देखा आपने, लंबे सेंटेंसेस हो सकते हैं, आपको याद रखना है कई बार सब्जेक्ट से वर्ब दूर हो सकता है, लेकिन आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली द हिमालयाज के लिए सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है along the northern frontier, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। एक्चुअल में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है हिमालयाज, और उसके लिए जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, एक्चुअली ये है हिमालयाज आर, मतलब हिमालय जो है वो छोटा छोटा बहुत से पहाड़ों की मतलब या पहाड़ियों की श्रृंखला है, सीरीज है, ठीक है, जो कि प्लूरल फॉर्म है, हिमालयाज का मतलब प्लूरल, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर 8 नंबर क्वेश्चन में देखें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया इज की जगह इंडिया आर। बहुत ही आसान था ये, है ना। देखते हैं नेक्स्ट को, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। The publisher says that there is many important details to attend to before this book get printed। The publisher says that, publisher ने ऐसा कहा कि there is many important details,
यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट प्रिंटेड, यानी कि बुक के प्रिंट होने से पहले इसको अटेंड करना है। ठीक है, अब देखिए अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने बात किया देयर के बारे में। देयर का अपना कोई नंबर फिक्स नहीं है, ये सिंगुलर या प्लूरल ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आने वाले जो ऑब्जेक्ट है या फिर नाउन है उसके अनुसार ये डिसाइड होता है। ठीक है, अगर वो नाउन प्लूरल है तो उसके अनुसार प्लूरल वर्ब, और अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब, ऐसा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी कि एक तरह के रूल्स बार बार रिपीट होते हैं, और एक बार आपने रूल्स पढ़ लिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें देखें तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कि देयर आर कर देंगे, क्योंकि मेनी डिटेल्स जो है वो एक्चुअली क्या है, प्लूरल है, तो उसके लिए देयर के बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, है ना। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया भी। तो बस इतनी सी बात था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं 10 के बारे में क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। His politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx। अब देखिए हिज एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, ये सब एक्चुअली एक सब्जेक्ट हैं। अगर बात करें मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, लास्ट में सबका एस लगा हुआ है, देखने में तो लगता है प्लूरल, लेकिन एक्चुअली ये सब्जेक्ट हैं। और एज ए सब्जेक्ट जब ये आएंगे ना, एज ए सब्जेक्ट अगर ये आएंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिखा मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, मैथ एक कठिन विषय है ना। तो यहाँ पे मेरा सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ माई मैथमेटिक्स, इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स से जुड़े आइडियाज़, ठीक है, माई फिजिक्स, यानी कि मेरा पर्सनल जो फिजिक्स का नॉलेज है उस बारे में ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में है हिज पॉलिटिक्स मतलब क्या, ऐसे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उससे पहले कोई प्रोनाउन लगा दे हिज पॉलिटिक्स, माई मैथमेटिक्स, तो फिर वो पता है वो आइडिया को दिखाता है, यानी कि मेरा मैथमेटिक्स का व्यू या मेरा मैथमेटिक्स का आइडियाज़ उतना अच्छा नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से इस क्वेश्चन में हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, इसका मतलब है कि उसके पॉलिटिकल व्यूज, उसके पॉलिटिकल आइडियाज वो जो है वो अच्छे नहीं है, मतलब इस मामले में वो थोड़ा कमजोर है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को अगर देखें तो ये प्लूरल है एक्चुअली, और इनके लिए जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। हिज पॉलिटिक्स आइडियाज, तो आइडियाज हम बोल रहे हैं तो वो तो एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल हो रहा है, तो उसके लिए वर्ब क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। यानी कि इसका ए पार्ट अगर देखें तो इसको हम कर देंगे इज गुड नहीं आर गुड, तो आर ये मेरा सही हो गया। ठीक है, तो देखिए 10 क्वेश्चन हमने किया। मैंने आपको बताया भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर रूल जो भी आएंगे आप उसको एक बार देख लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे, है ना। इसका मेन कंसेप्ट यही है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और रिलेटेड जो भी रूल्स आ रहे हैं वो मैं आपको डिस्कस करते जाऊंगा, और एक रूल से रिलेटेड बहुत सा सवाल होगा तो मैं आपको बताऊंगा और फिर उस रूल्स के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग पूरा, इसका भी एक पूरा प्लेलिस्ट बनने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसके अंदर 5 वीडियोज़ होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।